नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चैलेंजर एसडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जो कि है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी सेंटर से है। ठीक है दोस्तों, और ये पेपर फिटर टेक्नीशियन बी का है। बुकलेट सीरीज ये है और ये टोटल 60 क्वेश्चन है 180 नंबरों के लिए। एक क्वेश्चन 3 नंबरों का। ठीक है दोस्तों, और ये जो एग्ज़ाम हुआ था 28/8/2016 को हुआ था, और इसकी टाइमिंग जो दी गई थी 1.5 घंटे थी, 10 से 11:30। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए त्रिकोण में इन ए ट्राइंगल गिवन बिलो। तो इसमें दोस्तों ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये सम त्रिभुज है। तो इसमें जो फार्मूला बनता है पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो कौन सा होता है, पहले कर्ण का वर्ग मान लो। कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग इक्वल टू फिर लंब का वर्ग AB का वर्ग प्लस फिर आधार का वर्ग क्या है BC का वर्ग, BC का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यही सही है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए हम आमतौर पर पाई का मूल्य लेते हैं। तो दोस्तों आमतौर पर पाई का मूल्य जो होता है 22/7 लेते हैं। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 7, ठीक है, 7 × 21 बचा कितना, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लिए, एक बार गया 1 आ गया। ठीक है, और उसके बाद कितनी बार जाएगा, बचा कितना शेष 3 बचा, फिर 0 बढ़ा लिए तो 4 बार गया, तो कितना होगा 3.14। तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। दोस्तों ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो है विद्युत विभवांतर को मापता है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रतिरोधक क्या है, ये विद्युत धारा के बीच में ब्रेकर का काम करता है, उसकी धारा को कम करता है। ठीक है, वोल्टेज को कम कर देता है, तो प्रतिरोधक का काम करता है, ये भी गलत है। कैपेसिटर का काम होता है दोस्तों, जो विद्युत धारा जा रही होती है उस धारा को नियंत्रित मतलब अनियंत्रित रूप से, जैसे विद्युत धारा जो जा रही है कभी कम कभी ज़्यादा, जब हम कैपेसिटर बीच में यूज करते हैं तो कंटिन्यू इसमें क्या होता है, बिजली अपने आप को विद्युत धारा जो होती है वोल्ट जितनी भी हमें विद्युत धारा की ज़रूरत है, मान लो 230 हमारे फैन की ज़रूरत है, तो उसमें 230 क्या कहते हैं पूरा विद्युत धारा एकत्रित रहेगी, और जो बाहर आउटपुट देना होगा उससे कंटिन्यू 230 वोल्टेज देता रहेगा। ठीक है, तो एक कैपेसिटर का काम करता है, इसमें विद्युत स्टोर होकर फिर आगे की ओर बढ़ाता है। तो जिससे विद्युत धारा अगर कम भी ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे इतनी स्टोर होती है लाइट कि आगे विद्युत धारा जाती रहती है। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एमीटर, ए है विद्युत धारा का मात्रा यंत्र, मापने का यंत्र। ठीक है दोस्तों, बाकी विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पीयर होता है। ठीक है, एम्पीयर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चुंबकीय कंपास हमेशा संकेत करता है पूर्व दिशा में, तो गलत है दोस्तों। चुंबकीय कंपास पश्चिम दिशा में, वेस्ट में भी गलत है, नॉर्थ दिशा। तो दोस्तों चुंबकीय कंपास होता है हमेशा उत्तर की दिशा में, उसकी सुई जो होती है वो होती है, तो वही क्या कहते हैं शो करता है उत्तर की दिशा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर है। दोस्तों जो जल का घनत्व होता है 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर B जो है हमारा ये सही होगा इसमें। फिर है 1 माइक्रोन बराबर है। दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर है, इसमें क्या दिया है मीटर में, मीटर में बताना है 1 माइक्रोन किसके बराबर है। तो सबसे पहले दोस्तों मीटर में देखो कितना क्या होता है। पहले 1 मीटर में दोस्तों क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर mm। ठीक है दोस्तों, और 1 मिलीमीटर में होता है 1000 माइक्रोन। ठीक है दोस्तों, तो माइक्रोन की बात कर रहा है जब दोस्तों ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 10 की घात पे जितना जीरो हो, देखो 2 जीरो 1 जीरो इसमें है, इसमें 3 जीरो, टोटल 6 जीरो है, -6 कर देंगे। ठीक है, तो 10 की पावर -6, 10 की घात माइनस में 6 होगा। ठीक है दोस्तों,
अगर दोस्तों अगर कहीं हमें 1 मीटर में पूछा जाता, कलर चेंज करके बताते हैं, अगर दोस्तों ये पूछता 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो हम क्या करते 10 की पावर 6 कर देते, ठीक है, या 1 लिख के 6 जीरो लगा देते, ठीक है दोस्तों। कितना होता है 10 लाख माइक्रोन होते हैं। अब अगर माइक्रोन से मीटर में पूछा है तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वर्ण का प्रतीक है, सिंबल फॉर गोल्ड इज। तो दोस्तों स्वर्ण का जो प्रतीक होता है गोल्ड का, वो होता है AU से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लौह को जंग से बचाने के लिए डैश डैश से गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। तो दोस्तों लोहो को, जो लोहा होता है हमारा, इसे जंग से बचाने के लिए हम जिंक से इसका गैल्वेनाइजिंग करते हैं, मतलब जिंक की परत का कोटेड कर देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं लोहे पे, ठीक है, या गैल्वेनाइजिंग करके ही हम जो रॉड वगैरह बनाते हैं लोहे की, या जो लोहे से जो भी पार्ट बनाना होता है तो जिंक से गैल्वेनाइजिंग करके बनाते हैं, जिससे जंग से उसकी रक्षा हो सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर एक मिश्र धातु है। दोस्तों सोल्डर जो होता है, सोल्डरिंग आयरन देखेंगे, उसके माध्यम से हम सोल्डर को पिघला के और उससे क्या करते हैं, जुड़ाई का काम करते हैं, ठीक है। तो इसकी ये जो सोल्डर होता है किससे बना होता है दोस्तों, ये होता है शीशा और टिन से, लेड आयरन टिन। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, इसका एलॉय होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन इज। तो दोस्तों सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ क्या है, हीरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का गलनांक लगभग होता है। ऑप्शन ए है 1000 गलत है, ऑप्शन बी है 500 ये भी गलत है, 1500 भी गलत है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है, 660 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 इंच बराबर है। दोस्तों 1 इंच कितने mm के बराबर है, क्योंकि mm में है तो दोस्तों 1 इंच होता है 25.4 mm। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगर सेंटीमीटर में पूछे दोस्तों तो क्या होगा, हम करेंगे 2.54 cm, सेंटीमीटर के बराबर है 1 इंच, ठीक है। यहाँ mm में पूछा है, मतलब मिलीमीटर में, तो 25.4 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लघु वायु अंतराल और मुक्तांतर को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला गेज है। गेज यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल एयर गैप एंड क्लियरेंस। दोस्तों इसके लिए कौन सा गेज का यूज किया जाएगा, रिंग गेज। दोस्तों रिंग गेज से क्या होता है, हम किसी रॉड की या छड़ की बाहरी डाया को मेजर करने के लिए करते हैं। फिर है दोस्तों फिलर गेज। दोस्तों फिलर गेज जो होता है इसी के माध्यम से हम गैप को या क्लियरेंस को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। बाकी टेपर गेज है दोस्तों, टेपर गेज भी टेपर मापने के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही जो है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुनिया को किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों गुनिया जो होती है ट्राई स्क्वायर होता है, इसे कौन से सतह को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, सतहों के बीच कोण को। दोस्तों सतहों के बीच कोण को मापने के लिए क्या यूज करते हैं हम, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर या बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है, या यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का। तो ऑप्शन नंबर बी है, सतहों की वर्गता को जांच करने के लिए चेक स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये राइट है हमारा, ठीक है। बाकी सतहों के रेजुता स्ट्रेटनेस ऑफ सरफेस, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों याद नहीं आ रहा है अभी हमें। के लिए दोस्तों हम स्पिट लेबर वगैरह का यूज करते हैं। स्पिट लेबर से हम सतह की देखते हैं कि सतह प्लेन है कि नहीं, उसकी लेवल कितनी है, और ठीक है दोस्तों। बाकी उपरोक्त में कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यही सही होगा, ठीक है, चेक स्क्वायरनेस ऑफ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, एक पेंच या बोल्ट में प्रति इंच चूड़ी की संख्या को किससे मापा जाता है। किसी पेंच में प्रति इंच चूड़ी की संख्या को मापने की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, तो इससे नहीं मापा जा सकता है। डायल गेज, इससे भी नहीं मापा जाता है। स्क्रू पिच गेज, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यही राइट होगा, स्क्रू पिच गेज से मापा जा सकता है। बाकी स्क्रू प्लग गेज है दोस्तों, स्क्रू प्लग गेज से हम क्या करेंगे, केवल इंटरनल थ्रेड के ही देख सकते हैं, लेकिन जो स्क्रू पिच गेज है इससे हम बाह्य और इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही जो है हमारा परफेक्ट है, ठीक है, यही सही माना जाएगा, कि क्योंकि डी जो है ये केवल इंटरनल डाया की ही बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
16 किसे मापने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है? टेपरिस जॉब के कोण को साइन बार का यूज किसके लिए किया जाता है? सतहों के बीच कोण को, जॉब का अधिकार रन आउट ऑफ जॉब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों साइन बार का यूज क्या करते हैं? एंगल ऑफ टेपर्ड जॉब। ऑप्शन नंबर ए ही जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 खोखले पंच का प्रयोजन, पर्पज ऑफ हॉलो पंच। दोस्तों हॉलो पंच का प्रयोजन क्या है? पहला है दोस्तों बर्मा नोक को गहरा करने के लिए, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? सेंटर पंच का यूज करते हैं जिसका एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, फिर है चिन्हित लाइनों को दृढ़ बनाना, जो चिन्हित मार्किंग द मार्केट लाइन्स, जो मार्किंग लाइन होती है उसको इस पे मार्क करने के लिए कौन सा पंच यूज करते हैं दोस्तों? डॉट पंच यूज करते हैं जिसका एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है गोल जॉब के केंद्र को निर्धारित करने। दोस्तों गोल जॉब के केंद्र को निर्धारित करने के लिए हम कौन सा पंच यूज करते हैं? बेल पंच का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, बेल पंच का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों तनुधात्विक चमड़े या कठोर फलक के सीटों में छिद्र करना। ठीक है, फॉर मेकिंग होल इन थिन मेटेलिक लीडर ऑफ हार्ड बोर्ड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही होगा। ठीक है, चमड़े या कठोर फलक के सीटों में छिद्र करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्नियर कैलिपर में मुख्य पैमाने डिवीजन को 50 वर्नियर पैमाने विभाजनों में विभाजित है। ठीक है, और उसके बाद अतः न्यूनतम गणना है। तो इसकी न्यूनतम गणना निकालना, लिस्ट काउंट निकालना है कि दोस्तों इसमें दिया गया है 49 मेन स्केल से वर्नियर स्केल 50 वर्नियर स्केल के बराबर है। 49 MSD बराबर 50 VSD। पहले दोस्तों एक मेन स्केल बराबर क्या होता है? 1 MSD। 1 MSD बराबर होता है 1 mm। ठीक है, मतलब एक मेन स्केल बराबर जो उसका वैल्यू होता है, कितनी दूरी होती है? 1 mm होती है जो डिवीजन होता है। ठीक है, एक मेन स्केल डिवीजन बराबर। फिर दोस्तों इसमें प्रश्न में क्या दिया गया? 49 मेन स्केल डिवीजन, 49 MSD इक्वल टू 50 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर हमें एक VSD का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे? 49 MSD अपान 50 VSD बराबर 1 VSD। एक VSD का मान निकल आया। दोस्तों जो वर्नियर स्केल होती है, वर्नियर कैलिपर जो होता है दोस्तों, ये दो अनुरूप स्केलों के अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हम इससे क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रख देंगे। पहली वैल्यू क्या आई है दोस्तों? ए है, 1 MSD बराबर 1 mm है, और एक VSD बराबर क्या है? 49 MSD माइनस अपान 50 VSD। अब हम दो स्केलों के अंतर को रख देते हैं इसमें। पहला क्या है? 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है दोस्तों, 1 MSD का मान क्या आया था? 1 mm, और 1 VSD का मान क्या था दोस्तों? 49 बटे 50। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों? इसका LCM ले लेंगे। तो LCM लेंगे दोस्तों, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, हम छोटे छोटे अक्षरों में करते हैं, इंग्लिश लिखना होता है। 50 इसका LCM हो गया। अब क्या होगा? 50 से करना 50 और 49 निकाल देंगे तो आएगा कितना? 1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, अब भी छोटा है, 1 0 और लगाएंगे, 100 हो जाएगा। 50 से 100 दो बार में जाएगा, तो 0.02 इसका mm आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो है एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाई माइक्रोमीटर की यथार्थता है। दोस्तों जो पूछ रहा है इसमें एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल माइक्रोमीटर। दोस्तों साधारण तौर पर कोई भी माइक्रोमीटर हो, वर्नियर माइक्रोमीटर को छोड़कर सबकी जो लिस्ट काउंट ली जाती है होती है 10 माइक्रोन। अगर mm में देखना है 0.01 mm। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों इसमें? ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कॉम्बिनेशन सेट एक यंत्र है जिसके पास सेंटर हेड होता है। ठीक है दोस्तों, सेंटर हेड भी होता है। फिर दूसरा गया बेबल प्रोटेक्टर, इसमें बेबल प्रोटेक्टर भी होता है, स्क्वायर हेड भी होता है, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडेक्स हेड के गियर अनुपात। दोस्तों जो इंडेक्स हेड होता है इसका गियर अनुपात जो होता है 14:1
40 रेशियो, ठीक है 40 नहीं दोस्तों, 40 रेशियो 40/1, ठीक है 40 रेशियो 1 होता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें इंडेक्स हेड में यूज कौन सा गियर होता है अगर ये पूछ ले तो दोस्तों इसमें होता है वर्म और वर्म व्हील, ठीक है दोस्तों, वर्म एंड वर्म व्हील, ठीक है, वर्म व्हील यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट, मशीनरी की संतुलन के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है, इज यूज टू लेबलिंग फॉर मशीनरीज। दोस्तों मशीनरी जो लगती है फर्श पे उसे संतुलन के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके बेड वगैरह के संतुलन के लिए, तो वहां पे हम यूज करते हैं स्प्लिट लेवल का, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी जो है दोस्तों यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल के हिस्से डैश डैश हैं जो हैंडल में फिट बैठता है। दोस्तों जो फाइल होती है, मान लो ये हमारी फाइल है, ठीक है दोस्तों, इसका जो ए हिस्सा होता है यही हैंडल में फिट होता है, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ए वाला हिस्सा इसे बोलते हैं हम टैंग बोलते हैं, यही हैंडल में फिट होता है, ठीक है दोस्तों। बाकी का हिस्सा ये फेस है, ए एज है दोस्तों, ए शोल्डर है, यहाँ पे हील होती है, ए पॉइंट है, इसमें क्या दिया गया हील, हील ए है, ए हैंडल में फिट नहीं होता, पॉइंट भी नहीं फिट होता, टैंग जो है ये टैंग है दोस्तों यही फिट होता है, ठीक है। बाकी कोर एज है ये, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खुरदरी रेती पर कितने दंत को काटा जाता है। दोस्तों जो रफ फाइल होती है इसमें 20 से 25 टीथ प्रति इंच होते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल कट फाइल में दांत को मध्य रेखा के डैश डैश कोण पर काटा जाता है। इन ए सिंगल कट फाइल द टीथ आर कट एट एंगल। दोस्तों जो एकल कट फाइल होती है, ठीक है दोस्तों, इसमें जो दांत कटे होते हैं अगर इसमें एक मध्य रेखा डाली जाए तो इसका एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। तो एकल कट फाइल में जो सिंगल कट दांते होते हैं, उस सिंगल कट फाइल में जो दांते होते हैं वो कितने डिग्री एंगल पे होते हैं, 60 डिग्री के एंगल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिक्करण कर्तन क्रिया के लिए डैश डैश रेतन किया जाता है। डैश डैश फाइलिंग इज डन फॉर स्मूथर कटिंग एक्शन। स्मूथ कटिंग एक्शन के लिए कौन सी फाइलिंग का यूज करते हैं दोस्तों, ड्रा फाइलिंग की, ठीक है, कर्स रेतन। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, दंत फाइल दंत में अटका हुआ धात्विक कण जाप सतह पर खरोंच पैदा करता है, इस दोष को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस दोष को क्या कहा जाता है, इसमें देखो पहला है लोडिंग, दोस्तों लोडिंग इसमें होती नहीं, लोडिंग शब्द हम ग्राइंडिंग व्हील में यूज करते हैं, ठीक है, तो ये गलत होगा। पिन बंधन दोष, पिनिंग फॉल्ट, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यही सही होगा। बाकी ड्रेसिंग जो होता है ग्राइंडिंग व्हील के जब डल हो जाते हैं एज, ठीक है, तो उसको या लोडिंग हो जाए ग्लेजिंग हो जाए तो दोबारा से नई एज लाने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यही करेक्ट आंसर होगा, पिनिंग फॉल्ट, ठीक है दोस्तों। और इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, फाइल कार्ड का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, गोल या वक्र सतहों को स्क्रैप करने के लिए और तीक्ष्ण कोणों या बरों को हटाने के लिए डैश डैश स्क्रैपर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों वहां पे कौन सा स्क्रैपर यूज किया जाता है, नंबर 1 फ्लैट स्क्रैपर, ये गलत है, इसका यूज नहीं किया जाता है। सी है अर्धगोल स्क्रैपर, इसका भी यूज नहीं होता। डी है इसका भी यूज नहीं होता। बी नंबर जो है ट्रायंगुलर, ठीक है, त्रिकोणीय स्क्रैपर का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट और नर्म सीट कार्यों में डैश डैश ड्रिल का यूज किया जाता है। दोस्तों लकड़ी और नर्म सीट कार्यों के लिए हम फ्लैट ड्रिल का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईंठी ड्रिल के ओस्ट या कर्तन कोर का कोण होता है। दोस्तों लिप एंगल ऑफ कटिंग एज ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल के लिए साधारण जो एंगल रखा जाता है दोस्तों 180 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अच्छी दिशा में ड्रिल की कटाई की गहराई को कहा जाता है। दोस्तों अच्छी दिशा में मतलब जिस दिशा में ड्रिल आगे बढ़ता है कटते हुए, ठीक है, ये ड्रिल है मान लो, ठीक है, तो इस अच्छी दिशा में, इस दिशा में कटाई को क्या कहा जाता है, मतलब अच्छी दिशा के डायरेक्शन में कटाई, डेप्थ ऑफ कट बाय ड्रिल इन एक्सियल डायरेक्शन इज कॉल्ड, तो उसे कहा जाता है दोस्तों फीड, भरण, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32,
एक सूत्र में कर्तन चाल पाइडियन अपान 60 के बराबर है। डी मिलीमीटर में ड्रिल के व्यास को दर्शाता है। एन घूर्णन प्रति मिनट को दर्शाता है। कर्तन चाल की इकाई, तो दोस्तों कर्तन चाल की इकाई होगी मिलीमीटर प्रति सेकंड, mm प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रिलिंग मशीन है। दोस्तों भारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो ड्रिलिंग मशीन होती है हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन, त्रिज्य ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर काटर द्वारा टेपर सैंग ड्रिल को तर्क छिद्र से बाहर निकालने को कहते हैं। ठीक है, टेपर सैंग ड्रिल आर टेकन आउट ऑफ स्पिंडल होल बाय ए टेपर काटर कॉर्ड। तो मतलब वह कौन टेपर जिसपे टेपर कटे होते हैं और टेपर काटर जिसे बोलते हैं, इस ड्रिल को स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे दोस्तों ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, इस पे टेपर कटा होता है। ठीक है, इस पे 6 से 7 डिग्री टेपर कटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में इस्तेमाल किए जाने वाले पेंचों को कसने में प्रयोग किए जाने वाला स्टार या क्रॉस खांचेदार हेड वाला पेचकस है। ठीक है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एक पेचकस होता है सीधा ऐसे होता है, एक पेचकस होता है दोस्तों उसमें क्या होता है ऐसे 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 टीथ होते हैं, मतलब चौकोर स्टार के नुमा। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा स्क्रू ड्राइवर है, इसका नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिपिंग नस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्लायर्स जो संकीर्ण और निचले जगहों पर लगे होते हैं। ठीक है, ग्रिपिंग नस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लायर जो संकीर्ण और निचले सतहों पर लगे होते हैं उसका नाम क्या है दोस्तों? साइड कटिंग प्लायर है, स्लिप जॉइंट प्लायर है, वाइस ग्रिप प्लायर है। ऑप्शन नंबर डी जो है नासिका प्लायर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों नोज प्लायर इसका नाम है, यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचले स्थानों में आरोपित नट बोल्ट को फेरने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्पैनर है। ए है सॉकेट स्पैनर, बी है समयोज्य स्पैनर, सी है बॉक्स स्पैनर और डी है रिंग स्पैनर। तो दोस्तों जो बॉक्स स्पैनर होता है ये निचले स्थानों में आरोपित नट बोल्ट को खोलने और बांधने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बड़े व्यास के पाइपों को फेरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रिंच। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों एडजस्टेबल रिंच, बी है पाइप रिंच, सी है स्ट्रैप रिंच या पट्टक रिंच और डी जो है दोस्तों चैन रिंच। दोस्तों जो चैन रिंच होता है बड़े व्यास के पाइपों के लिए यूज होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, हैंडल के साथ इसमें एक हैंडल होती है, इसके साथ एक चैन लगी होती है। ठीक है दोस्तों, एक चैन लगी होती है जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी पाइपों को मतलब बड़े व्यास की पाइपों को पकड़ के हम खोलते हैं, बांधते हैं या सहारा देने का काम भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ड्राइंग एक ऑपरेशन है जो डाइंग इज द ऑपरेशन ऑफ गोल छड़ या बोल्ट के बाहरी चूड़ी को काटने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक गोल राड या छड़ पे बाहरी थ्रेड काटने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज या कोणीय स्थिति में जॉब के ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला वाइस। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, यूज फॉर ग्रिपिंग ए जॉब, जॉब को पकड़ने के लिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर, मतलब इन तीनों पोजीशनों में पकड़ने के लिए ऐसी कौन सी वाइस है जिसका यूज करते हैं। पहला है दोस्तों सिंपल वाइस, दोस्तों सरल बेंच वाइस जो होती है दोस्तों इसमें केवल एक ही पोजीशन में जॉब को पकड़ सकते हैं, ये गलत है। फिर है स्विvel बेस वाइस, दोस्तों इसमें केवल एक सतह पे हम किसी भी एंगल पे पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत माना जाएगा। फिर है मशीन वाइज, दोस्तों मशीन वाइज भी गलत होगा। दोस्तों डी जो है हमारी सार्वत्रिक मशीन वाइज, यूनिवर्सल मशीन वाइज जो है यही राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका फिगर हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ए है मशीन वाइज, इसमें दोस्तों देखो एक स्विvel बेस है, दूसरा ए है, तीसरा स्विvel बेस है। 3 तरह से इसे स्विvel किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते वक्त कसने वाला बोल्ट। दोस्तों दक्षिणावर्त मतलब दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घुमाते वक्त या दाहिने हाथ में घुमाते समय जो बोल्ट कसता है
तो वह बोल्ट कौन सा बोल्ट कहलाता है दोस्तों? वो होता है राइट हैंड, मतलब जिस दिशा में घुमाने पर, अगर राइट हैंड पे घुमाने पर बोल्ट कसता है तो राइट हैंड बोल्ट होगा, अगर लेफ्ट हैंड दिशा में घुमाने पर बोल्ट कसता है तो होगा लेफ्ट हैंड बोल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट हैंड उस पर चूड़ी कटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है दाएं हाथ की चूड़ी, वहां पे कौन सा थ्रेड कटी हुई है? राइट हैंड थ्रेड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, एकल आरंभी चूड़ी के लिए लीड बराबर होगी। दोस्तों जो लीड होती है स्टार्ट ऑफ थ्रेड, स्टार्ट नंबर ऑफ थ्रेड, मतलब थ्रेड के कौन सा स्टार्ट है और उसकी इंटू पिच, एन इंटू पी इक्वल टू लीड होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर सिंगल स्टार्ट है तो उसकी एक गुणे पिच जो भी होगी तो उसकी पिच की बराबर ही लीड होगी, तो एक पी इक्वल टू एल, तो लीड और पिच सिंगल स्टार्ट थ्रेड में बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? एकल आरंभी चूड़ी के लिए लीड बराबर होगी, पिच के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, अगर डबल स्टार्ट होता तो 2 इंटू पिच हो जाती, पिच की दुगुनी हो जाती। ठीक है, और अगर 3 स्टार थ्रेड होता तो पिच की 3 गुनी हो जाती लीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकमी चूड़ियों में चूड़ियों का एंगल या कोण। ठीक है, एकमी थ्रेड है एंगल ऑफ थ्रेड, तो दोस्तों एकमी थ्रेड में चूड़ी का एंगल जो होता है हमारा 29 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगर मिट्टी में बात करें तो 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, दो चरम अनुगेय नापों के बीच जो वास्तविक माप अंतर्विष्ट हो उसे कहा जाता है। ठीक है, टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइज बिटवीन विच द एक्चुअल साइज इज कंटेन इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसे क्या बोला जाता है? नंबर है बेसिक साइज, दोस्तों ये नहीं होता, नॉमिनल साइज भी नहीं होता है, नॉब की सीमा लिमिट ऑफ साइज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 प्लस माइनस 0.05 का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसमें बोला गया है कि मतलब दोस्तों ये पूछ रहा है इसमें इसका उदाहरण कौन सा टॉलरेंस है। इसमें दोस्तों 25 है। ठीक है, यहाँ पे टॉलरेंस दी गई है प्लस में 0.05 और दोस्तों माइनस में 0.05 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो दो तरफ टॉलरेंस दी गई है, दो का मतलब होता है बाइलेटरल। ठीक है, बाइलेटरल मतलब द्विपार्श्विक सहिष्णुता, तो ऑप्शन नंबर बी ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इसी में 25 होता प्लस में ही 0.05 हो जाता, ठीक है, फिर प्लस में ही 0.06 हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है एक ही दिशा में थी या माइनस माइनस होता है, तो दोस्तों कौन सा टॉलरेंस होता है? यूनिलेटरल हो जाता है। तो इसमें जो है दोनों तरफ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट के किसी भी प्रकार के लिए छिद्र आयाम और शाफ्ट आयाम के बीच अभिप्रेत अंतर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों क्वेश्चन एक बार देखो, फिट के किसी भी प्रकार के लिए छिद्र आयाम और शाफ्ट आयाम के बीच अभिप्रेत अंतर को कहा जाता है। फिट के किसी भी प्रकार के लिए, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखो आप एक बार ध्यान दो, छिद्र की है और शाफ्ट के बीच, मतलब दो मैचिंग पार्टों के बीच के अंतर की बात कर रहा है। अगर दोस्तों यही केवल एक पार्ट की बात करता तो टॉलरेंस सही होता है। यहाँ पे छिद्र और होल और शाफ्ट की बात कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे अंतर क्या जानबूझ के रखे गए अंतर क्या बोला जाता है? अलाउंस कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यही सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्न में से कौन सा व्यतिकरण फिट नहीं है? ठीक है दोस्तों, व्यतिकरण फिट, इंटरफियरेंस फिट। दोस्तों व्यतिकरण फिट होता क्या है? जब दोस्तों हमारा होल की साइज कम हो और शाफ्ट की साइज ज़्यादा हो तो वहाँ पे इंटरफियरेंस फिट होती है। ठीक है, होल की साइज हमारी 20 mm है, ठीक है, और शाफ्ट की साइज जो है 19 mm मान लो, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी फिट होगी? यहाँ पे इंटरफियरेंस फिट होगी। ठीक है, फिर ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है श्रिंक फिट। तो श्रिंक फिट में दोस्तों क्या होता है? शाफ्ट की साइज ज़्यादा होती है, होल की साइज कम होती है, तो ए ऑप्शन गलत माना जाएगा, इसमें नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, फिर है बाहरी ड्राइव फिट। हैवी ड्राइव फिट में भी यही फिट का यूज किया जाता है दोस्तों, इंटरफेरेंस ही होता है। प्रकाश ड्राइव फिट, इसमें भी यही यूज होता है, लाइट ड्राइव फिट। ठीक है दोस्तों, डी जो है यही
व्यतिकरण फिट मतलब इंटरफेरेंस फिट का उदाहरण नहीं है। रनिंग फिट, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो होल का साइज होता है हमारा, होल का साइज जो है सॉफ्ट की साइज से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, जो सॉफ्ट का साइज होता है इससे बड़ा होता है होल का साइज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 48, निम्न में से कौन सा क्लियरेंस फिट नहीं है। दोस्तों अब क्या बात कर रहा है, क्लियरेंस फिट। दोस्तों क्लियरेंस फिट का क्या मतलब होता है, इसमें होल का साइज, होल का साइज क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है, शाफ्ट की साइज छोटी होती है। ठीक है, शाफ्ट की साइज छोटी होती है। दोस्तों 1 मिनट, मैंने पहले जो बताया था थोड़ी सी गलती कर दिया था, फिर से एक बार देख लो। दोस्तों यहाँ पे इंटरफेरेंस फिट की बात कर रहा था। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, होल का साइज हमारा छोटा होता है। जैसे 19 होल का साइज है, शाफ्ट का साइज जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, शाफ्ट का साइज बड़ा होगा तो वहाँ पे इंटरफेरेंस फिट होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ों में यहाँ पे संकुचन फिट में होल का साइज छोटा होता है, भारी ड्राइव फिट में भी होल का साइज छोटा होता है, शाफ्ट का साइज बड़ा होता है। ऐसे सी में भी है, प्रकाश ड्राइव फिट में जो रनिंग फिट होती है इसमें शाफ्ट का साइज छोटा, होल का साइज बड़ा होता है। तो ये व्यतिकरण फिट का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा मतलब, अब बाकी सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में दोस्तों क्या पूछा है, क्लियरेंस फिट नहीं है। स्लाइड फिट, स्लाइड फिट में दोस्तों क्लियरेंस होती है तभी स्लाइड कर सकता है। फिर है रनिंग फिट, दोस्तों इसमें भी क्लियरेंस होती है। इसमें क्या होता है, शाफ्ट की साइज जो होती है होल की साइज से छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, फिर श्रिंक फिट, दोस्तों श्रिंक फिट जो होता है मैंने ऊपर बताया था, इसमें क्या होता है, होल का साइज छोटा, शाफ्ट का साइज बड़ा होता है, इसलिए इंटरफियरेंस फिट है, तो क्लियरेंस फिट में नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही जो है दोस्तों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लूज फिट में भी शाफ्ट का साइज छोटा रहेगा, होल का साइज बड़ा होगा तभी लूज फिट होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भू पर मशीन स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बोल्ट को कहा जाता है। दोस्तों बोल्ट यूज फॉर स्टाइलिंग ए मशीन ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड, ग्राउंड पे मशीन को स्थापित करने के लिए, इंस्टॉलिंग करने के लिए कौन से बोल्ट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों तो वहाँ पे कौन सा बोल्ट का यूज होगा, फाउंडेशन बोल्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि ये नींव में जो जमीन होती है दोस्तों, फर्श होती है, उसके नीचे गाड़ा हुआ होता है। ठीक है, फिक्स किया हो, जाम किया हुआ होता है। ऑप्शन नंबर सी ही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारी विद्युत मोटरों और अन्य मशीनों में उत्स्थापन सुविधा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल होने वाली अंगूठी आकार के बोल्ट हेड को कहा जाता है। दोस्तों जो भारी मशीनें होती हैं, ठीक है, या विद्युत मोटर है दोस्तों, यहाँ पे एक बोल्ट लगा होता है जिसपे रिंग जैसे होल होता है, रिंग के आकार की होती है। ये पूछ रहा है उस बोल्ट को क्या कहा जाता है, इसका काम क्या होता है दोस्तों, इस मशीन को, जो भारी मशीनें होती हैं इसी के माध्यम से लिफ्टर का यूज करके ट्रेन से, या लिफ्टर मशीनें जो होती हैं दोस्तों, या लिफ्ट के माध्यम से यहाँ पे हुक लगा के इसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, ले जाया जा सकता है। तो इस बोल्ट को कहा किया जाता है पूछ रहा है, तो दोस्तों ये होता है आई बोल्ट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा नट पाचन प्रणाली नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नट लॉकिंग सिस्टम। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कौन से नट में लॉकिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे नट जो होते हैं लॉक हो जाते हैं, लूज नहीं होते हैं टाइट करने के बाद। दोस्तों निरोध नट चेक नट बोला जाता है दोस्तों, इसमें भी लॉकिंग सिस्टम होता है। विपाती स्प्लिट नट दोस्तों इसमें भी होता है, इसमें एक पिन लग जाती है। ठीक है दोस्तों, स्प्रिंग वाशर, दोस्तों स्प्रिंग वाशर की वजह से नट दोबारा लूज नहीं होता है, इसमें भी होता है। दोस्तों पंख नट जो होता है, विंग नट जिसे बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, इसमें लॉकिंग सिस्टम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम 52 पे, लंबाई प्रति मूल लंबाई में परिवर्तन को कहा जाता है। दोस्तों मान लो हम लंबाई को कैपिटल एल, ठीक है, मूल लंबाई में परिवर्तन जब दूसरा लंबाई आई तो स्मॉल एल से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, या स्मॉल एल को ऊपर कर देते हैं दोस्तों, स्मॉल एल मूल लंबाई जो थी दोस्तों एल से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अंतर क्या कहा जाता है दोस्तों, ये होती है स्ट्रेन बराबर, स्ट्रेन बराबर विकृत बराबर लंबाई अपान मूल लंबाई में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकृत बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, धातु के गुण जिसकी वजह से ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा इसे तार के आकार का बना सकते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों, धातु को वह गुण जिसके वजह से ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, हम इसके तार के आकार में बना सकते हैं, तो होती है डक्टिलिटी, तन्यता। ठीक है, बिना टूटे
धातु को हम तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब घर्षण या कर्तन को प्रतिरोध करने के धातु के गुण को कहा जाता है। दोस्तों जो धातु का गुण होता है घिसने या कटने के, ठीक है, इसे काटना आसान ना हो, तो इस गुण को क्या कहा जाता है, धातु के इस गुण को क्या कहा जाता है दोस्तों, कठोरता होती है। जब दोस्तों धातु कठोर होगी तो इसे आसानी से काटा नहीं जा सकता और धातु घिसती भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्न में से कौन सा फेरस धातु है। दोस्तों इसमें से कौन सा फेरस धातु है। नंबर 1 है कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड और माइल्ड स्टील। दोस्तों माइल्ड स्टील जो है यही फेरस धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56, 18% क्रोमियम 8% निकल की इस्पात को कहा जाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है हाई स्पीड। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम 18:4:1 का अनुपात होता है। टंगस्टन क्रोमियम ये होता है 18:4:1, वेनेडियम, ठीक है दोस्तों 1, तो इसकी अनुपात कहा जाता है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिंग स्टील। दोस्तों ए भी ऑप्शन गलत है। फिर जंगरोधी स्टील स्टेनलेस जो है दोस्तों, इसमें अगर हम 18% क्रोमियम मिला दें और 8% निकल मिला दें तो दोस्तों जो हमारी स्टील होती है स्टेनलेस स्टील हो जाती है। तो इस स्टील को क्या कहा जाएगा, स्टेनलेस स्टील, जंगरोधी इस्पात। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 57, कार्बन इस्पात के ऊपर सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों जो कार्बन इस्पात होता है, जो हमारी क्या कहते हैं स्टील होती है, इसकी ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एनलिंग। एनलिंग से दोस्तों कठोर नहीं किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है और पूरी स्टील सॉफ्ट हो जाती है। फिर पिस्ट कठोरण, केस हार्डनिंग जो है दोस्तों, यही ऑप्शन बी जो है यही सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है टेम्परिंग। दोस्तों इससे टेम्पर दिया जाता है। बाकी नॉर्मलाइजिंग में दोस्तों इसके स्ट्रेन जो इसके अंदर स्ट्रेस वगैरह होते हैं, इसके साइज क्या कहते हैं कणों के अंदर दोस्तों उसको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी जो है केस हार्डनिंग यही सही कहलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 58, समकोण पर सख्त संचरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गियर को कहा जाता है। तो समकोण पर सख्त संचरण के लिए इस्तेमाल किए जाने गियर को कहा जाए स्पर गियर। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, स्पर गियर क्या होता है, समांतर पैरेलल शाफ्टों के बीच के सख्त संचरण के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन होता है दोस्तों रेखीगत से घुंडीगत में और घुंडीगत को रेखीगत में बदलने का काम करता है। फिर है बेवल गियर। दोस्तों बेवल गियर जो है यही राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें 2 शाफ्ट होते हैं, यहाँ पे गियर लगा होता है दोस्तों, यहाँ पे भी गियर लगा होता है और इसी के माध्यम से ये दोस्तों 90 डिग्री पे समकोण पे सख्त का संचरण करते हैं। दोस्तों इसका फिगर हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ये बेवल गियर है। देखो दोस्तों यहाँ से गया ये और 90 डिग्री पे ये मुड़ गया। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से इसका सख्त संचरण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 59 है, विभिन्न व्यास वाले 2 पाइपों को युग्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 2 व्यास वाले पाइप मतलब अलग अलग डायमीटर के व्यास वाले पाइपों को डैश यूज टू कपल 2 पाइप हैविंग डिफरेंट डायमीटर। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा मतलब चीज़ का यूज किया जाता है, तो वहाँ पे यूज किया जाएगा दोस्तों सॉकेट। ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। यहाँ पे सेम डाया के लिए यूज किया। टी के लिए दोस्तों टी का यूज होता है कि एक पाइप में तीसरी पाइप को जोड़ना। ठीक है, एक पाइप लाइन से समकोण पे मोड़ने के लिए। ठीक है, कोहनी दोस्तों एक ही पाइप लाइन को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए 90 डिग्री के, तो वहाँ पे कोहनी का यूज होता है। जो रिड्यूसर होता है इसका काम होता है, जैसे एक मोटी पाइप है दोस्तों, यहाँ पे रिड्यूसर लग जाएगा। ठीक दोस्तों, ये रिड्यूसर है। ठीक है, यहाँ से छोटी पाइप पतली पाइप में इस रिड्यूसर को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एक जो चीज़ होता है सॉकेट टाइप का, इसे रिड्यूसर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जल पाइपों और अनेक उपसाधनों में किस प्रकार की चूड़ियों को काटा जाता है। दोस्तों जो जल पाइप होती है इसके जो उपसाधन होते हैं अनेक प्रकार के, उसमें दोस्तों कौन से थ्रेड का यूज किया जाता है, तो दोस्तों जो BSP थ्रेड है इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ठीक है दोस्तों, इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो हमेशा करता हूँ
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करिएगा, जो त्रुटियां हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।